तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मेरे एक्सपीरियंस के बारे में। यूपीएससी सीएससी 2024 में मैंने जो इंटरव्यू दिया था, उसमें मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, मैं क्यों फेल हुआ और मैंने ऐसी क्या गलतियां की जो कि नहीं करनी चाहिए एक यूपीएससी एस्पिरेंट को। तो इस वीडियो में हम उन सारी बातों पर डिस्कस करेंगे और आगे की स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है। यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, बुक लिस्ट कौन सी सबसे बेस्ट रहती है, किस कोचिंग के नोट्स सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहते हैं इस जर्नी में और आपको कम टाइम में बहुत अच्छे मार्क्स गेन करवा सकते हैं। तो इस वीडियो पे हम सारी इन बातों पे डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। तो मैं अपना संक्षिप्त इंट्रो दूं, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि मेरा नाम श्रवण कुमार है। यूपीएससी सीएससी 2024 का मैंने इंटरव्यू दिया था और अनफॉर्चुनेटली फाइनल लिस्ट में मेरा नाम नहीं आ पाया, यानी कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, फाइनल सिलेक्शन। तो इस जर्नी में मेरे जो भी एक्सपीरियंस रहे हैं, 2-3 अटेम्प्ट के जो भी मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं, तो वो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा और वो चीज़ें भी आपके साथ शेयर करूँगा जो कि नहीं करनी चाहिए और वो चीज़ें भी शेयर करूँगा जो कि डेफिनेटली करनी चाहिए, जिससे आपको कम टाइम में अच्छे रिजल्ट्स आपको भविष्य में मिल सके। तो शुरू करते हैं। संक्षिप्त इंट्रो मेरा, मैंने अपनी स्कूलिंग जेएनवी सिरोही से की थी, जवाहर नवोदय विद्यालय सिरोही। उसके बाद में मैंने 2018 में बीए के लिए किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने अपना एडमिशन लिया, जहाँ से मैंने ज्योग्राफी ऑनर्स के साथ में अपनी बीए डिग्री कंप्लीट करी। उसके बाद 2021 में मैंने एमए के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय से अप्लाई करा। हिंदी विभाग से मैंने अपनी एमए संपन्न करी 2023 में और 2024 वाला मेरा थर्ड अटैम्प्ट था। शुरू के 2 प्रीलिम्स मेरे से नहीं हो पाए थे सीसेट की वजह से और तीसरा अटैम्प्ट मेरा प्रीलिम्स हो गया, सीसेट भी अच्छे मार्क्स आए थे। मैंने लास्ट में ये अपने मार्कशीट भी शेयर कर रखी है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों की, तो आप यहाँ पे देखना आगे की वीडियो में। और कहीं ना कहीं मेरे इस जर्नी में जो सबसे बड़ी जो हर्डल रही है, सबसे बड़ी जो समस्या रही है, वो सीसेट की रही है। मेरे शुरू के 2 अटैम्प्ट सीसेट की वजह से फेल हुआ और जैसे सीसेट क्लियर होता है मैं इंटरव्यू तक पहुंचता हूं। अच्छे मार्क्स थे मेंस में भी हालांकि, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको पता है लास्ट जो फाइनल सिलेक्शन है उसमें मेरा नहीं हुआ। तो यहाँ पे देखिए, मैंने प्रीलिम्स में जो जीएस फर्स्ट होता है उसमें 93.46 मार्क्स थे और जीएस 2 जो कि सीसेट के नाम से भी जाना जाता है 98.33 मार्क्स थे। मेंस में मेरे परफॉर्मेंस की बात करें तो एसए में मेरे 110 नंबर थे, जीएस 1 में 78, जीएस 2 में 101, जीएस 3 में 68, जीएस 4 में 97 मार्क्स। ऑप्शनल में मेरे टोटल 251 मार्क्स थे, 123 फर्स्ट पेपर में, 128 दूसरे पेपर में। टोटल रिटर्न में 705 मार्क्स थे, इंटरव्यू में 162 मार्क्स, 867 टोटल मार्क्स थे, जबकि जो मेरी कैटेगरी में जो कट ऑफ थी वो 885 थी, अराउंड, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ लेकिन इतनी थी। तो ये जो डिफरेंस है वो फाइनल लिस्ट से मैं बाहर हो गया। तो अब हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करते हैं कि प्रीलिम्स के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है ना। सबसे पहले बात करते हैं प्रीलिम्स की। आपको पता है ये 3 फेज़ में पूरा प्रोसेस रहता है इनका, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, ठीक है। तो प्रीलिम्स के लिए बुक लिस्ट, स्ट्रेटजी, कैसे एनालिसिस करना, ये सारी चीज़ें मैंने अब आगे के वीडियो में आपके लिए रिकॉर्ड करूँगा कि कैसे क्या मतलब एक बेस्ट स्ट्रेटजी रह सकती है एक एस्पिरेंट के लिए। इससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात कि यूपीएससी क्यों करना चाहिए। आपने अगर सोचा है कि मुझे यूपीएससी करनी है तो इसके पीछे का कोई एक रीज़न जो आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट करता हो वो आपके दिमाग में रखिए, तभी आप इस लंबी जर्नी में टिक पाएंगे। नहीं तो आप 1 साल देने के बाद, 1.5 साल देने के बाद में डिमोटिवेट हो जाएंगे और क्विट कर लेंगे। तो क्विट करने से बढ़िया है कि आप मोटिवेट बने रहिए। लंबे समय तक की जर्नी है, किसी का फर्स्ट अटैम्प्ट हो जाता है, किसी को 6 अटैम्प्ट लग जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं। प्रीलिम्स के लिए बात करते हैं। आपको पता है प्रीलिम्स में कौन कौन सी सब्जेक्ट होती है पूरी। सबसे पहले हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक और करंट, एनवायरनमेंट
ये मोटे मोटी जो सब्जेक्ट्स रहती हैं। प्रीलिम्स के लिए सबसे जो बेस्ट जो स्ट्रेटेजी मेरे हिसाब से जो है वो है कि आप यूपीएससी प्रीलिम्स से के जितने भी टेस्ट पेपर्स हैं यानी पीवाईक्यूज को अच्छे से एनालाइज किए, क्योंकि आपने देखा प्रीलिम्स में अगर आप लास्ट 5 साल के अगर पीवाईक्यूज उठाकर आप देखेंगे यूपीएससी तो थीम वही रहती है। यानी हिस्ट्री में अगर जैन, बौद्ध इन टॉपिक से पूछना है तो वो हर साल पूछेंगे, थीम चेंज हो जाएंगे, थोड़ा सा कंटेंट चेंज हो जाएगा कि हाँ इस बार लिटरेचर पे पूछा है तो इस बार कल्चर पे पूछ लेंगे, उसमें से कोई वास्तुकला पूछ लिया, मूर्तिकला पूछ लिया, चित्रकला पूछ लिया, कुछ भी पूछ सकते हैं। ज्योग्राफी में आपको पता है बिल्कुल जो 11th-12th की जो एनसीईआरटी है मोस्टली उसी में से सब कुछ कवर हो जाता है और उसमें भी कंसेप्ट पूछते हैं, है ना। पीवाईक्यूज अगली जो वीडियोस हैं आएंगे उसमें अपन पीवाईक्यूज भी एनालाइज करेंगे कि कैसे पीवाईक्यूज से अपने को समझना है कि हाँ यहाँ से ये थीम पूछ रहे हैं, उसका कंसेप्ट से जोड़ करके इस तरीके से पूछ रहे हैं, तो वहाँ से अपन क्या एनालाइज करके आने वाले जो क्वेश्चन है उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। पॉलिटी में आपको पता है बिल्कुल कंसेप्ट से रहता है, आपने लक्ष्मीकांत पढ़ रखी है ना, तो वहीं से सब चीज़ें कवर हो जाती है। इकोनॉमिक्स में बेसिक प्लस करंट से पूछ के देखते हैं, बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है और जो भी अपने मिनरल्स रिपोर्ट आती हैं, जितनी भी रिपोर्ट्स जो लेटेस्ट आ जाती है उस साल में, वहाँ से डायरेक्ट डेटा उठा करके पूछते हैं कंसेप्ट के साथ में। साइंस टैग में जो भी हाईलाइटेड पॉइंट्स रहे होते हैं, करंट्स अपडेट रहे होते हैं, है ना, जो बड़े बड़े मिशंस रहे होते हैं वर्ल्ड लेवल पे, इंडिया लेवल पे, वहीं से सवाल आते हैं। एनवायरनमेंट में कोई जैसे एक्ट है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, है ना, या फिर जो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जितने भी एक्ट्स हैं, रेड लिस्ट है, रेड डाटा लिस्ट है, उसमें जो भी नई चीज़ें अपडेट हो गई है, या फिर नेशनल पार्क्स अगर बने हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनी है, तो वो सारी चीज़ें ऐड हो जाती है और वहीं से सारे सवाल पूछते हैं। हालांकि इन सब सब्जेक्ट में करंट का इतना ही रोल है, सब में लगभग बराबर है। कि हिस्ट्री में भी जैसे आपको पता लास्ट ईयर 2 साल पहले धोलावीरा का सवाल आया था, क्योंकि उसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया था। अपने माननीय प्रधानमंत्री जी भी वहाँ का दौरा करके आए थे, तो वो कहीं ना कहीं करंट से जुड़ ही जाता है। अगर कोई बेसिक से पूछ रहा है सवाल, है ना, तो वो करंट से कहीं ना कहीं ऐड हो जाता है। पीवाईक्यूज को एनालाइज करके वहाँ से थीम को पकड़ना है। आने वाले वीडियोस में अपन पीवाईक्यूज को भी एनालाइज करेंगे कि कैसे पीवाईक्यूज से अपने को थीम को पकड़ना है, ये सारी चीज़ें। अब बात करते हैं इसके कंटेंट के, कि अपन कंटेंट कहाँ से उठाएं, कहाँ से पढ़ें। देखो मैंने बेसिकली इधर उधर से कहीं से भी थोड़ा बहुत पढ़ा के क्लासेस वगैरह लेकर के मैंने मेन जो कंटेंट फॉलो किया था वो था PW ओनली IAS का उड़ान सीरीज, है ना। मेरे हिसाब से मैंने जो पढ़ा तो उसमें बहुत अच्छे से पीवाईक्यूज को बेस बना करके पूरे नोट्स बना करके रखे, तो ये बहुत बढ़िया सीरीज है, यहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी जो बेसिक बुक है ना, हिस्ट्री के लिए रामचरण शर्मा होगी, सतीश चंद्रा होगी, विपिन चंद्रा होगी, स्पेक्ट्रम होगी, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत होगी, ज्योग्राफी के लिए मार्केट में बहुत सी, एनवायरनमेंट के लिए बहुत सी बुक्स पढ़ी है, शंकर IAS की बुक पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी के लिए NCERT होगी, साइंस टैग के लिए कोई भी करंट मैगजीन उठा ली है, और इकोनॉमिक्स के लिए अपने जो रमेश सिंह वाली बुक है उसको पढ़ सकते हैं। तो ये है। बाकी उड़ान सीरीज जो एक बहुत बढ़िया से कंपाइल करके नोट्स हैं, उनको आप बढ़िया से फॉलो कर सकते हैं। अब आते हैं मेंस पे। आगे आने वाले वीडियो में बहुत अच्छे से और डिटेल में बात करेंगे इन सब चीज़ों पर। मेंस में आपको पता है टोटल 9 पेपर होते हैं। 7 पेपर तो होते हैं जिनसे मेरिट बनती है, कट ऑफ तय होती है ना, और 2 होते हैं जो कि क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी, और जो भी लैंग्वेजेस हैं उसमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे हिंदी होगी, गुजराती होगी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़। इन 7 पेपरों में GS 1, 2, 3, 4 ऑप्शनल और ऐसे। अब देखिए GS 1 के लिए आपको पता है सब सब्जेक्ट में जो भी टोटल जितने भी सब्जेक्ट्स आपको पता है बेसिकली। GS 1 में हिस्ट्री आ जाती है, ज्योग्राफी आ जाती है, ठीक है, सोसाइटी का कुछ सेक्शन आ जाता है, ठीक है, और GS 2 में पॉलिटी, गवर्नेंस, ठीक है, और IR,
ये सब्जेक्ट्स इसमें इकोनॉमिक्स, साइंस टेक, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, GS4 में एथिक्स है, ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं जो भी आप सेलेक्ट करेंगे, और ऐसे होता है। ठीक है, अब ऐसे की अलग से बात करेंगे, अब थोड़ी GS पे बात करते हैं। मैंने जो कंटेंट फॉलो किया था मेंस के लिए, वो बेसिकली सबके पास प्रीलिम्स के नोट्स होते ही हैं, उनको भी थोड़ा रिवाइज करना ही होता है मेंस के टाइम पे। PW ओनली IAS के प्रहार बुकलेट सीरीज है, इसको मैंने मोस्टली क्या लगभग यही पढ़ा था मेंस के टाइम में। मेरे पास ज़्यादा वक्त था नहीं, मैंने मेंस की कभी तैयारी स्पेसिफिक करी नहीं थी, तो मेरे को 2.5 महीने में पूरा मेंस कवर करना था। तो मैंने प्रहार को उठाया, उससे अपने नोट्स बनाए और फिर उनको रिवाइज करता रहा टाइम टू टाइम। ठीक है, ऑप्शनल आपकी जो भी सब्जेक्ट है, आपने अगर क्लासेज ले रखी है तो ठीक है, नहीं तो उसके मार्केट में नोट्स मिल ही जाते, टॉपर्स के नोट्स, उनको आप कर सकते हैं। बाकी अगर मेंस में जो ज़्यादा ज़रूरी है वो है आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके पास पर पेपर 3 घंटे होते हैं और 20 क्वेश्चन होते हैं। तो एक क्वेश्चन को समझ के उसका आंसर फ्रेम करके उसको लिखना 3 घंटे में 50 पेज भरने बहुत मुश्किल रहता है, बहुत ज़्यादा। मतलब आपकी स्पीड ठीक ठाक है, प्रैक्टिस कर रखी है आपने बहुत शानदार तरीके से, तो ही आपका पेपर पूरा होने वाला, नहीं तो 1 2 3 4 सवाल छूटने वाले। तो आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। फर्स्ट डे से भी करते हैं बहुत से लोग, कोई सिलेबस पूरा होने के बाद में भी करते हैं, यानी कि आपकी स्पीड अगर बहुत शानदार है तो आप सिलेबस पूरा होने के बाद में आंसर राइटिंग कर सकते हैं। और अगर आपकी स्पीड थोड़ी मतलब ऐसे कि स्लो है, तो आप पढ़ाई के साथ साथ में डेली आंसर राइटिंग कर सकते हैं। डेली का 1 2 क्वेश्चन लिख लिया, टाइम पीरियड में स्टॉप वॉच लगा दी, 8-9 मिनट में अगर आपको पूरा होता है तो मतलब वहाँ पे 7 मिनट तक आप खींच सकते हैं कि 7 मिनट में 10 नंबर वाला और थोड़ा 9 मिनट तक 15 नंबर वाला क्वेश्चन आप पूरा कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है जो इथिक्स वाला पेपर है ना, उसमें टाइमिंग की, क्योंकि 6 आती है केस स्टडीज और 13 आते हैं क्वेश्चन 10-10 नंबर के। तो केस स्टडीज पूरी करने में उसको पढ़ना और उसकी फ्रेमिंग करना है ना, और उसको लिखना, ये बहुत ज़्यादा लेंथी पड़ जाता है। तो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तभी आपका GS4 वाला पेपर पूरा होने वाला है। ठीक है, मेंस की बात होगी, इसको अपन डिटेल में भी बात करेंगे। ये आप ब्रीफ आपको एक इंट्रो दे रहा हूँ कि हाँ मैंने क्या किया था, मैंने कौन सा कंटेंट फॉलो किया था। तो प्रीलिम्स में अपन ने बात की, मैंने उड़ान कंटेंट फॉलो किया था और उसके अलावा जो भी बेसिक बुक थी एक बार मैंने पढ़ी थी। मेंस में पूरा रिलायबल हुआ था, पूरी तरीके से हो रखा था प्रहार सीरीज पे, जो PW ओनली IAS की है। इंटरव्यू के लिए पर्सनैलिटी टेस्ट कहते हैं। इसमें ये होता है कि बोर्ड बैठते हैं, आपको पता है कि एक बोर्ड में 5 मेंबर होते हैं, एक चेयरमैन प्लस 4 मेंबर होते हैं। तो ऐसे 4 बेसिक नॉर्मली तो 4 बोर्ड बैठते हैं, कभी 6 भी बैठ जाते हैं। तो आपको बोर्ड अलॉटमेंट उसी दिन होगा जिस दिन इंटरव्यू होगा। आप UPSC भवन में एंटर करते हैं तो वहाँ पे राउंड टेबल में आपको बिठाते हैं, थोड़ी देर के लिए वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलता है, और उसके बाद में जैसे इंटरव्यू स्टार्ट होते हैं आपको वहीं से बुला लेते हैं कि हाँ आपके पास लिस्ट आ जाती है कि आपका बोर्ड ये है। फिर आपको बुलाते हैं, वहाँ पे आपका इंटरव्यू होता है, नॉर्मल बेसिक सवाल पूछते हैं, और फिर आपका जैसे इंटरव्यू ख़त्म होता है आप बाहर निकलते हैं और ये प्रोसेस यहाँ ख़त्म हो जाती है ना। इंटरव्यू पे मैं अलग से किसी दिन पूरी बात करूँगा कि मेरा कौन सा बोर्ड था, मेरे से कौन कौन से सवाल पूछे थे, है ना, किस तरीके से बेस्ट तैयारी कर सकते हैं, मार्क्स कैसे ऊपर नीचे होते हैं, किसी को 110 भी मिल जाते हैं, किसी को 216 मार्क्स भी मिल जाते हैं। तो इतना गैप आधे घंटे में 100 नंबर का गैप किस तरीके से हैंडल करें, है ना। तो वो सारी चीज़ें अपन बाद में आने वाले वीडियो में करेंगे। तो आज के वीडियो में अपन ने प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू की स्ट्रेटेजी के बारे में बात करी। मैंने कौन कौन से सोर्स फॉलो किए वो चीज़ें डिस्कस करी अपन ने। अब मेरा फाइनल सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, कौन सी गलतियाँ करी, तो देखिए, अगर आप लास्ट स्टेज तक पहुंचते हैं, मेरे प्रीलिम्स मेंस ठीक तैयारी थी, अच्छी तैयारी थी, इंटरव्यू भी बढ़िया ही हुआ था बोर्ड के हिसाब से, उस दिन बहुत शानदार इंटरव्यू हुआ था। लेकिन अगर नहीं होने का कारण अगर मेरे से कोई पूछे तो मैं ये बताऊंगा कि मेंस में मैं और अच्छे से कर सकता था। मेंस में मेरी क्या कमी रही, मेंस में 705 मार्क्स आए जिसको 750 तक मैं खींच सकता था। मेंस में मेरी कमी रही कि जो
समय टाइमिंग होती है, टाइम मैनेजमेंट आप किस तरीके से करते हैं, अलॉटमेंट किस तरीके से करते हैं सब्जेक्ट वाइज। मैंने क्या किया, GS 1 2 3 4 इनको दिया 70% टाइम, ऐसे प्लस ऑप्शनल इसको दिया 30% टाइम। मैंने बहुत कम टाइम तक ऑप्शनल पढ़ी थी, है ना। ऑप्शनल में मेरे 251 रहे, जिसमें से मेरी 5 व्याख्या गलत थी। तो ये बहुत बड़ा सेटबैक रहा कि अगर मेरी 4 व्याख्या गलत हो जाती तो 24 नंबर एक्स्ट्रा आ जाते और कहीं ना कहीं मेरा फाइनल लिस्ट में नाम होता। लेकिन आपको पता है कि GS 1 2 3 में आप ज़्यादा मार्क्स नहीं बढ़ा सकते। आपने ज़्यादा तैयारी करी है, ये भी हो सकता है कि आपके कम मार्क्स आ जाए उस अटेम्प्ट में, और आपने कम तैयारी कर रखी थी और GS में बढ़िया मार्क्स आ गए। तो कहीं ना कहीं GS अगर एक बार आपने कवर कर रखा है, उसकी आंसर राइटिंग कर रखी है, आपके पेपर पूरे हो रहे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो ऐसे ऑप्शनल को। इथिक्स भी इसमें जोड़ सकते हैं। तो ये होगा कि आप अगर 50-50 भी लेके चलते हो कि GS 1 2 3 अलग, उसको 40% टाइम, ऐसे इथिक्स ऑप्शनल इनको 60% टाइम, तो आपके बहुत शानदार मार्क्स मतलब होपफुली आ सकते हैं। क्योंकि ये ऐसी सब्जेक्ट है कि ऑप्शनल आपने अगर ठीक से पढ़ी है, उसकी प्रैक्टिस अच्छे से करी है, आपने टाइम दिया उसको, तो आपको वो आउटपुट अच्छे देगी। ऐसे आपने बहुत सारे ऐसे पढ़ रखे हैं, लिखे हैं, टॉपर्स के ऐसे को पढ़ा है, तो आपको ऐसे कहीं ना कहीं फ़ायदा देगा। इथिक्स में ये होगा कि आपने प्रैक्टिस कर रखी है ना, केस स्टडीज़ बहुत सारी पढ़ रखी है, उसकी मॉडल केस स्टडीज़ आपने आंसर में लिख रखी है कि हाँ इस तरीके की केस स्टडी आई तो मैं इसी आंसर को चिपका के आऊँगा, है ना। तो वो कहीं ना कहीं आपको फाइनल जो मार्क्स होंगे उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी जरूर करवाएंगे। GS 1 2 3 में ये होगा कि कोई ना कोई हर साल 1-2 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं 20 में से जो आपकी रेंज से बाहर होंगे, तो वो आपका पूरा पेपर मतलब ऐसा होता है ना कि 20 सवाल एक तो आप पूरा करके आएंगे और एक 18 सवाल अच्छे से किए और 20 सवाल 2 सवाल आपने बिल्कुल रफली लिख के आए, तो वो आपका एवरेज वैसे भी ख़राब करने वाले हैं। GS 3 में मतलब बेसिकली कम ही रहते हैं हिंदी मीडियम में मार्क्स, है ना, थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट रहते हैं, टर्मिनोलॉजी हिंदी में इतनी अपन लिख नहीं पाते, तो GS 3 कम स्कोरिंग रहता ही है। तो आप GS 2 को ठीक से पढ़ सकते हैं। GS 2 में मेरे भी 101 मार्क्स थे, पॉलिटी गवर्नेंस जो भी सोसाइटी का सेक्शन है, तो उसको पढ़ के आप बढ़िया से मार्क्स ले आ सकते हैं। इंटरव्यू में ये इंटरव्यू बेसिकली पूरा कह सकते हैं कि अनप्रेडिक्टेबल है। आपका अच्छा इंटरव्यू हुआ है, आपको कम मार्क्स मिल जाएंगे, आपको लगता है कि आपका खराब इंटरव्यू है, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो इंटरव्यू पे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन हाँ मेंस पे आप ये इस तरीके से टाइमिंग बिठा सकते हैं। मेरी जो मुख्य कमी थी मैंने यही किया था कि GS 1 2 3 को मैंने बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया, जबकि मेरे को ऑप्शनल ऐसे एथिक्स को टाइम देना था, क्योंकि उस टाइम मुझे इतना मेंस का प्रेशर था कि ये चीज़ें मैं एनालाइज ही नहीं कर पाया, और वो फाइनल रिजल्ट में अपने को दिखता है कि 705 मार्क्स ही रहे, जहाँ कि मैं 40-50 मार्क्स और भी बढ़ा सकता था अच्छे से। तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में और भी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे कि हाँ किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है, प्रीलिम्स को कैसे तैयार करना है, कैसे मेंस की तैयारी करनी है, कौन कौन से नोट्स और मार्केट में अवेलेबल है, उन सब चीज़ों पे। तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में और भी बातचीत करेंगे UPSC से रिलेटेड, मेरी जर्नी से रिलेटेड। आज के लिए धन्यवाद।